हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटर, आ चुका हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन लेकर। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। एक एस्पिरेंट की बात करूं तो उनके लिए त्योहार, उनके एग्जाम्स होते हैं, तो एक तरह से एग्जाम की त्योहारों का सीजन चल रहा है। भाई आरआरबी ने अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर करी हैं, तो उसी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन को एक नई अंजाम पर ले जाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बिल्कुल खड़ा है, तैयार है, और आपको फ्री एजुकेशन देके आपके एक सीट पक्की करवाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। आज मैं आपके सामने डिस्कस क्या करने वाला हूं भाई, पिछला जो सेशन मेरा रहा था उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कशन किया था। अब मैं एक मॉडल पेपर लेके आया हूं कि भाई इस तरह का पेपर इस बार का हो सकता है, चांसेस इस बार ऐसे कुछ बनते हैं। तो आरआरबी पीओ पे हम टारगेट करने वाले हैं कि इस बार का जो पीओ का रीजनिंग का मॉडल पेपर होने वाला वो कैसा होने वाला है। तो बहुत ही संभल के सारी चीजें हम करेंगे। सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन, कोई पैटर्न आपको मिल जाए जो आपके स्कोर को ज्यादा से ज्यादा आपको अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है, चलने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्रॉपर सेशन को शेयर करते चलिए। क्यों? क्योंकि आपके एक छोटी सी पहल से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आरआरबी पीओ में रीजनिंग का जो मॉडल पेपर होगा वो क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत में करने वाला हूं इसके पहले क्वेश्चन के। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ट्राई कीजिए जरा इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए जरा इस क्वेश्चन को भाई। 8 एम्प्लॉय हैं जो कि अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के नाम में अलग अलग पोस्ट पे हैं, और उनको आपको अरेंज करना है। अरेंज करना है मतलब कि डेफिनेटली किस तरह से कौन कहां पे आएगा। उम्मीद है आपने इसको ट्राई किया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन में लेके चलेंगे। अच्छा, एक बात जो यहाँ पे बोली गई है वो क्या बोली गई है कि कंपनी में कुछ अलग अलग लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट है, चेयरमैन, सीएफओ, जीएम, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, जूनियर मैनेजर, क्लर्क। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बोली गई है क्या, कि अगर बात चेयरमैन की करें तो चेयरमैन को कंसीडर किया गया सीनियर मोस्ट के रूप में, और क्लर्क को कंसीडर किया गया है जूनियर मोस्ट के फेवर में। ठीक है भाई, तो ये कहानी कुछ ऐसी होने वाली। चलिए जरा इसके लिए बना लेते हैं। क्या बोला गया, 8 एम्प्लॉइज हैं और उनको आपको यहां पे अरेंज करना है। अब यहां पे जरा समझिएगा, उन्होंने फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी, द 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, मतलब बी से 2 व्यक्ति सीनियर हैं। 1 डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी, मतलब बी और जी के बीच में कोई एक डेजिग्नेशन है। तो चलिए इसको अरेंज करें जरा सा। इसके लिए मैं आपको एक पूरा प्रॉपर पेज ले लेता हूं, व्हाइट पेज, और वहां पे इस क्वेश्चन को हम पूरा बनाएंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे। तो 8 लोग हैं। अब 8 लोगों में सबसे पहले क्या बोला गया, जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। जो फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की बोली गई है कि केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बी से क्या है, सीनियर हैं। तो इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं, 8 हैं तो यहां देखो 1, अगर मैं यहां पे कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एक सेकेंड इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 हो गए। यहाँ पे मैं 1 2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इनकी पोस्ट की रैंकिंग के हिसाब से, मतलब जो 8वीं रैंकिंग पे होगा वो चेयरमैन होगा, नो डाउट चेयरमैन होगा, सबसे टॉप रैंकर होगा यहाँ पे। ठीक है, जब जरा बोला गया कि ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, मतलब बी से केवल 2 ही व्यक्ति सीनियर हैं, मतलब बाकी क्या है भाई, जूनियर हैं। तो इसका मतलब बी डेफिनेटली 6 पे मान सकता हूं मैं। बी से केवल 2 ही व्यक्ति क्या है भाई, सीनियर है। ठीक है, आगे जरा देखो यहाँ पे 1 डेजिग्नेशन बिटवीन बी एंड जी, मतलब बी और जी के बीच में एक डेजिग्नेशन होगी। तो अगर बी यहाँ है तो एक छोड़ के जी ऊपर भी आ सकता है, एक छोड़ के जी नीचे भी आ सकता है। तो मैं काम करूंगा, इसमें जी को नीचे कर लूंगा और एक पॉसिबल डायग्राम बी के साथ मैं ऊपर भी इमेजिन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर के बीच में एक लोग हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे भी इमेजिन कर लो, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। आगे जरा देखो, बी और जी के बीच में एक हो गया। आगे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी, जी से जितने लोग जूनियर हैं उतने ही लोग सी से सीनियर हैं। भाई जी से जितने लोग जूनियर हैं उतने ही लोग सी से सीनियर हैं। इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? यहां देखो, जी से जूनियर कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो सी से सीनियर भी कितने होंगे, 3 लोग, तो सी यहां हो जाएगा 1 2 3। यहां पे देखो जी से जूनियर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सी यहां आ जाएगा। सी से सीनियर भी 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल स्टार्ट से चल रहा। ठीक है, आगे तरफ देखो, इसमें आगे क्या बोला गया है।
H इज जस्ट सीनियर टू E, मतलब क्या बोला गया, H E से तुरंत एक ऊपर होने वाला है। कौन? H E से। तो इसको मैं लिखूंगा E से जस्ट ऊपर H होगा। ठीक है भाई, आगे जरा देखो इसमें क्या बोला गया। आगे कहता है लेकिन ये जो H है वो E से तो सीनियर है लेकिन C से जूनियर है, तो H C के नीचे आने वाला है। ठीक है, H C के नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे ये वाला केस गलत हो जाएगा क्योंकि C के नीचे तो कोई आ ही नहीं सकता। इसमें देखो H C के नीचे आएगा, तो अब जरा C के नीचे अगर H आने वाला है तो नो डाउट H और E कहीं नीचे होने वाले हैं। ठीक है भाई, आगे जरा देखो इसमें मोर देन 4 डेजिग्नेशन बिटवीन H और F। भाई H और F के बीच में 4 से ज़्यादा डेजिग्नेशन है, तो ज़रा सोचो अगर मान लो मैं H को यहाँ करता हूँ अगर, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे F आ सकता है। एक केस यहाँ पे अगर देखूंगा H नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि H अगर यहाँ करोगे तो 1 2 3 4 छोड़ के F आएगा, 4 से ज़्यादा बोला गया, तो इसका मतलब H की जो कंडीशन है वो यहाँ होगी या तो बॉटम पे होगी, चाहो तो आप यहाँ पे बना लो ऐसे। अगर H को यहाँ बनाओगे तो F यहाँ भी आ सकता है और F टॉप पे भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, B C ये G, H के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, H के जस्ट नीचे E होने वाला है ना, तो इसमें तो यही होने वाला, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, ये केस गलत है। H के जस्ट नीचे अगर E होने वाला है तो यहीं आ जाएगा, तो E और H की जगह फिक्स हो गई, और अगर E और H की जगह फिक्स हो गई है तो यहाँ पे D जो है वो A का जूनियर है भाई। अगर D A का जूनियर है तो A तो यहाँ होने वाला है और D यहाँ पे होने वाला है। तो देखो इनको इनकी सीनियरिटी वाइज मैंने क्या किया, सारी चीज़ें अरेंज करके दे दी। ठीक है, अब अगर इनको आप चाहो तो इनकी पोस्ट डेजिग्नेशन के साथ रख के लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हो। आपको पता है कि चेयरमैन सबसे ऊपर है और क्लर्क सबसे नीचे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि F जो इसमें कौन है, चेयरमैन है भाई, F चेयरमैन है, और E जो है वो इसमें कौन है भाई, E जो इसमें प्रॉपर कौन हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा। आप उसके बाद बाकी सारी चीज़ें लिख दो बेटा, जो भी सीक्वेंस वाइज यहाँ पे दी गई है सब उसको आप लिख सकते हो। फिलहाल इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जरा इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन कुछ अलग हो सकता है इसमें, या क्वेश्चन को पोस्ट के बारे में देगा तो आप और अच्छे से कर सकते हो। अब क्या बोला गया यहाँ पे, देखो क्वेश्चन जो बोला गया वहाँ पे पर्सन से बोला गया, डेजिग्नेशन से नहीं बोला गया। क्या बोला गया है कि हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू H, H से कितने लोग जूनियर है भाई, तो H से सिर्फ एक ही जूनियर है जिसका नाम कौन है, E है, तो आंसर क्या इसका 1 आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट के रिगार्डिंग डेटा नहीं दिया गया, H से सिर्फ एक ही जूनियर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है कि बताइए इन 5 में से कोई 4 एक जैसे हैं और एक जो है वो कोई अलग है, तो जो अलग है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो A और F, AF BA HD, AF BA HD कुछ एक साथ दिखाई दे रही है, GAEH, GA यहाँ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे GA और EH, तो GA देखो डिस्टेंस इनकी ज़्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा GA, आंसर इज GA आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन बोला गया A और D के बीच में कितने गैप हैं भाई, A और D के बीच में, तो A और D के बीच में 1 2 3, यहाँ पे देखो कहीं भी डेजिग्नेशन की बात नहीं की गई, सिर्फ पर्सन की बात हो रही, तो 3 लोग हैं A और D के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार पजल बनाते हो तो उसके बाद सारी चीजें आपकी बन जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू B, बताओ B के जस्ट ऊपर कौन आ रहा है, तो A आ जाएगा, आंसर इसका A आ जाएगा। ठीक है, B के जस्ट ऊपर A आ जाएगा और क्वेश्चन आपका बन चुका है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज AGM, AGM इसमें से कौन हो सकता है, जरा सोचो AGM कौन हो सकता है। AGM डेफिनेटली जो होगा वो GM के क्या होगा, एक पोस्ट नीचे होगा, तो डेफिनेटली GM इसमें ये होने वाला है, और GM के बाद जो है वो AGM होगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, AGM के अंदर कौन आ जाएगा, B ऑप्शन में दिख रहा है आपको भाई। सबसे ऊपर चेयरमैन है, चेयर के बाद GM है, GM के बाद AGM आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, वो क्वेश्चन खत्म। मतलब 5 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे अगर आपने एक पजल बना के दे दी, और आपके आंसर्स आसानी से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे एक सिलॉगिज्म का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये देखिए सम बनानाज आर ऑरेंज। यहाँ पे सिलॉग से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, जरा ट्राई कीजिए कि आपके आंसर सही है या फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। सम बनानाज आर ऑरेंज, कुछ बनाना जो है वो क्या है, ऑरेंज है, कुछ बनाना ऑरेंज है। ऑल ऑरेंज आर एप्पल, सारे के सारे ऑरेंज जो हैं वो एप्पल हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया, कंक्लूजन नंबर 1
कि सम बनाना आर नॉट एप्पल, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा, सीधे सीधे गलत है। सम ऑरेंज आर बनाना, कुछ ऑरेंज बनाना है क्या? बिल्कुल, ऑरेंज का कुछ पार्ट बनाना के अंदर दिख रहा, तो इसका आंसर ओनली सेकंड आ जाएगा, केवल दूसरा सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आपने बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कुछ ओनली अ फ्यू के साथ आ रहा है भाई। क्वेश्चन क्या आ गया? ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, मतलब ईस्ट का केवल कुछ पार्ट ही नॉर्थ है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, फ्यू नॉर्थ आर ईस्ट, फ्यू का मतलब भी सम होता है, फ्यू नॉर्थ आर साउथ, कुछ जो नॉर्थ हैं वो साउथ हो जाएंगे। ऑल साउथ आर वेस्ट, सारे साउथ जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, सारे के सारे साउथ वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्या बोला गया इसमें? फर्स्ट ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी। ओनली अ फ्यू का नियम कहता है कि जो पर्सन अपने बगल वाले से ओनली अ फ्यू का केस बना रहा वो अपने बगल वाले के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सम ईस्ट आर वेस्ट, बेटा ईस्ट का कोई वेस्ट से रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इधर और चेक नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबिलिटीज में इधर और बनता नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? सिलॉग्स, आपको लगता है कि सिलॉगिज्म के कंसेप्ट आपको पढ़ने, तो एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा, इसके लिए प्रॉपर मैं सेशन आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना, जिसमें सिलॉग्स के बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। यहां देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन को जरा एक बार रोको और बनाने की कोशिश करो। क्या बोला गया क्वेश्चन, पढ़ो जरा। ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, केवल कुछ सॉन्ग जो हैं वो मेलोडी हैं, तो क्या बनेगा भाई? कुछ सॉन्ग जो हैं वो क्या है? केवल कुछ सॉन्ग जो है वो मेलोडी हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म, केवल कुछ मेलोडी जो हैं वो फिल्म है। आगे क्या बोला गया? नो फिल्म इज अवॉर्ड, कोई भी फिल्म अवॉर्ड नहीं है, कोई भी फिल्म जो है वो अवॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? ऑल सॉन्ग बिल फिल्म इज ए पॉसिबिलिटी, बेटा ये सॉन्ग है ये फिल्म है, कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं है, लेकिन इनके बीच में पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सॉन्ग जो है वो इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता जिससे कनेक्टेड है ओनली अ फ्यू में, लेकिन बाकी किसी से भी पॉसिबिलिटी बना सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, सम मेलोडी आर नॉट अवॉर्ड, मेलोडी ये रहा और ये अवार्ड रहा, उससे बोला कि मेलोडी का कुछ पार्ट ऐसा है जो डेफिनेटली अवार्ड नहीं है, तो हाँ ना, मेलोडी का वो पार्ट जो कि किसके अंदर चला चुका है बेटा? किसके अंदर? फिल्म के अंदर। मेलोडी का वो पार्ट जो फिल्म के अंदर जा चुका है वो डेफिनेटली अवार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा फिल्म अवार्ड नहीं है तो इसके अंदर का जो मेलोडी का कुछ पार्ट है वो भी अवार्ड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलोज, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। गॉट इट? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो यहां पे, अगला क्वेश्चन देखो यहां पे, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा आ गया वो कि कोडिंग डिकोडिंग का सेंटेंस कोडिंग, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे, तो इसको आप देखिए जरा, बताने की कोशिश करिए। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा मुझे बता के दिखाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? पूछा क्या गया? व्हाट इज द कोड फॉर बोथ, बोथ का कोड क्या हो जाएगा? BOTH, बोथ का कोड क्या हो जाएगा? देखिए भाई, आपसे बोथ का पूछा गया, उम्मीद है आपको इसका आंसर आया होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपको कंप्लीट सेशन देखना है तो आप इसका पूरा सेशन देख सकते हैं, मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जाइए और पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए। आपको पूछा गया कि भाई बोथ का कोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले ढूंढो कि इसमें बोथ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहले वाले में बोथ यहाँ पे है, दूसरे वाले में बोथ आपको कहीं दिख रहा है? सॉरी, पहले में नहीं है, दूसरे वाले में। तीसरे में कहीं बोथ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। चौथे में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो बोथ जो वर्ड है वो सिर्फ सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कोड होगा वो सिर्फ सेकंड में होगा। अब एक ऐसा कोड ढूंढो जो सिर्फ सेकंड में हो, बाकी कहीं ना हो। तो एम्प्टी कहीं दिख रहा है आपको नीचे? एम्प्टी नहीं दिख रहा, ये हो सकता है। OX नहीं होगा, ऊपर है। SQ नीचे है, नहीं होगा। OT की बात करें तो OT नीचे, ये भी नहीं होगा। तो एम्प्टी कोड हो जाएगा किसका? बोथ का। तो आंसर आएगा इसका एम्प्टी, ये ऑप्शन में मौजूद है, आपको एम्प्टी ऑप्शन में मौजूद है। समझ में आई बात? क्योंकि जो बोथ शब्द है सिर्फ सेकंड में है, तो इसका जो कोड होगा वो भी बेटा सेकंड में ही होने वाला है। गॉट इट? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको बताना है कि हाउस का कोड क्या होगा। हाउस, ये देखिए हाउस आपको यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है क्या? नहीं।
सेकंड में, थर्ड में दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। थर्ड में है एक्चुअली, फोर्थ में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है भाई। इसका आंसर क्या हो सकता है? अब अगर हाउस शब्द पहले में है और चौथे में, सॉरी तीसरे में दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कोड होगा वो पहले और तीसरे में कॉमन होने वाला है। तो एक ऐसा कोड ढूंढो जो पहले और तीसरे में कॉमन हो जाए। तो हाउस पे देखो बेटा, अगर तो इनमें और इनमें कॉमन क्या दिख रहा? ओ एल यहाँ है, ओ एल यहाँ है और कहीं नहीं दिख रहा, तो ये हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है। जीपी देखो यहां भी दिखाई दे रहा और कहीं दिखाई दे रहा, क्या जीपी नहीं दिखाई दे रहा, तो जीपी भी कोड हो सकता है इसका। एस क्यू होगा नहीं, ओ एक्स है नहीं, ओ टी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? या तो ओ एल या फिर जीपी, या तो ओ एल या फिर जीपी होगा इसका आंसर। ओ एल और जीपी यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला। इनमें से आपका कोई एक आंसर आप लगा सकते हो, क्योंकि हाउस अगर फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट और थर्ड लास्ट में है, या फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड में है, तो इसका कोड भी फर्स्ट और थर्ड में होगा। तो देखा जाए ओ एल ही इनमें कॉमन है और जी पी कॉमन है, बाकी ये दोनों जो शब्द है कहीं और कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर या तो ओ एल होगा या तो जी पी हो जाएगा। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, तरीका है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन के किसका कोड है भाई? ये मुझे आप लोग बताएंगे, जरा बताइए एन के किसका कोड है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन में एन के किसका कोड है? मैं चेक करूंगा एक एक का कमेंट बॉक्स की, क्या एक एक का आंसर की यहाँ पे क्या आंसर आपने दिया है कि एन के का कोड इनमें से क्या हो जाएगा। आई बी वेटिंग। तो ये आपके लिए एक तरह से कह सकता हूँ मैं होमवर्क है। होमवर्क मतलब जैसे ही आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए। इसका जो आंसर है ना, मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे सब लोग कि एन के किसका कोड है। मुझे सबके आंसर्स का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपने बनाया यहाँ पे, इसका मैं वेट करूंगा आपका आंसर कि एन के का कोड क्या हो जाएगा। लेट्स सी। यहां देखिए भाई, ये मैं बता रहा हूं आपको। आपका अगला क्वेश्चन है कि बोथ हाउस, इसका आंसर क्या होगा? जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। बोथ हाउस, बोथ हाउस, यहां पे हिंदी में भी बोथ हाउस है, ठीक है, बोथ हाउस। ठीक है, बोथ हाउस का कोड क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बोथ ढूंढो। तो आपको बोथ यहां दिखाई दे रहा है और बोथ कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, हमने निकाला था इसका भी। तो बोथ अगर सिर्फ यहां दिख रहा है तो इसका कोड भी सिर्फ इसमें होगा। तो एम्प्टी कहीं और आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसका हमने कोड निकाला था, क्या निकाला था? एम्प्टी निकाला था। ओ एक्स ऊपर है, एस क्यू नीचे, ओ टी जो है आपका ओ टी ओ टी ओ टी यहां दिखाई दे रहा है। तो हमने पता किया था कि बोथ का जो कोड है वो एम टी हो रहा, ठीक है। और हाउस का क्या होगा? हाउस का भी निकाला था अभी। हाउस देखो यहाँ पे फर्स्ट में है, थर्ड में है और हाउस फर्स्ट में। तो इसका कोड हमने दो निकाला था, एक निकाला था बेटा ओ एल और जी पी। तो एम टी के साथ या तो ओ एल होगा या फिर जी पी, कोई एक होना चाहिए। और अगर इनमें से कोई एक है तो आंसर आ जाएगा एम टी के साथ। यहाँ तो एम टी के साथ जी पी दिख रहा, यहाँ एम टी के साथ एन के होगा नहीं, एम टी के साथ एस क्यू होगा नहीं, एम टी के साथ ओ एक्स होगा नहीं, और एम टी यहाँ है नहीं तो ये होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे आप? जी पी और एम टी, क्योंकि इनमें से कोई एक होगा। अब ये चीज़ है नहीं तो ये वाला मिल गया मुझे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जी पी के साथ एम टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? आसान से 5 नंबर हैं जो आपको इस बार भी मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है ना। आपको ये मॉडल पेपर रेगुलर मैं लेके करता रहूँगा, कराता रहूँगा, तो आपको रेगुलर वॉच आउट करना है इसको और देखना है कि आपके इसमें स्कोर कितने आ रहे हैं। आप लगे तो 1 से 40 क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स बनाइए और लास्ट में जब 40 क्वेश्चन आप बना ले तो अपना स्कोर चेक करिए कि आपके 40 में से कितने सही हुए। उतना स्कोर अपने आप को दीजिए और कमेंट में उसका रिप्लाई करिए कि आपके 40 में से कितने नंबर आए। तो हम भी तो देखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद पेपर के लेवल हम धीरे धीरे टफ भी करेंगे। हो सकता है पेपर टफ ज़्यादा आ जाए इस बार का, तो अभी ईजी से लेके हाई लेवल तक लेके चलेंगे तो इस बार का पेपर बन सकता है, मतलब इससे ज़्यादा का पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्वेश्चन देखिए जरा, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा बनाने की कोशिश कीजिए इसको। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। 8 लोग हैं भाई जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं यहाँ पे, और इनके बारे में बोला गया है कि सभी के सभी सेंटर फेसिंग देख रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको बस अरेंज करना है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी भी ऐसे स्टूडेंट को पता ना हो, ठीक है। ये वाला पेपर जो मैं लेके आया हूँ पहला मॉडल पेपर है, थोड़ा सा लेवल मैंने इजी रखा है।
हर मॉडल सेट में लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और एक बार चेक करूंगा कि आप किस लेवल तक के क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। आसान से धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, 8 लोग हैं जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ईजी भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आते हैं, ईजी भी आते हैं। आपने पेपर अगर दिया हो तो आपको पता होगा। सबका चेहरा कहाँ दिख रहा है भाई, सेंटर में, यानी अंदर देख रहे हैं सबके सब। तो सभी के सभी जो हैं वो अंदर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से सबका जो चेहरा है वो अंदर की तरफ है, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या बोला गया इसमें, सबसे पहली लाइन बोली कि जो बी है वो ए के राइट थर्ड पे। तो अगर सेंटर फेसिंग बोला जाए तो आपको सभी को पता है कि सेंटर फेसिंग में हमेशा पहले सेकंड पर्सन को बिठाते हैं, और कहाँ से बिठाते हैं, नीचे से। तो ए के राइट थर्ड में बी है, तो 1 2 3 यहाँ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए के राइट थर्ड में ओनली वन पर्सन बिटवीन बी एंड डी, भाई बी और डी के बीच में एक लोग हैं, तो डी इधर भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में डी को यहाँ रख लो। एक और केस यहाँ पे इमेजिन कर लो, ठीक है, ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब की बार डी यहाँ कर लो, बी और डी के बीच में एक लोग, दोनों में से कोई एक सही होगा। अच्छा, आगे बोला गया ई जो है उसका चेहरा सी की तरफ है, तो ई और सी आमने सामने बैठे हैं, इसको अलग से कर लो, आमने सामने। अब आगे क्या बोला गया, सी जो है ना वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो अगर सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता, तो सी के पास हमारे पास 3 जगह बची। यहाँ भी सी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि सी के सामने ई आ रहा, तो सी की हमारे पास ये जगह भी नहीं होगी क्योंकि सी के सामने बी आएगा नहीं। तो इसका मतलब सी और बी यहाँ हो जाएंगे। अगर सी यहाँ हुआ तो यहाँ कौन हो जाएगा, ई। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ सी हो और यहाँ कौन हो सकता है, ई हो सकता है। तो सी और ई आमने सामने हो चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, सी और ई की बात करें तो यही जगह बच रही है इनके लिए। सी अगर यहाँ पे तो ई यहाँ पे, अगर सी यहाँ पे तो ई यहाँ पे। सी और ई आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया कि जी जो है, लेकिन एक बात और बोली गई थी यहाँ पे, सी तो बी का नेबर नहीं है भाई, सी बी का नेबर नहीं है। तो अगर सी बी का नेबर नहीं है तो फिर तो डाउट क्लियर हो गया कि आपको सी को बी के बगल में नहीं बिठाना। तो बी के बगल में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी जो है वो बी के बगल में नहीं, तो यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे कौन आ गया, सी आ चुका है, ठीक है। अब तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर चल रही। आगे इसमें क्या बोला गया, जी जो है वो एफ के लेफ्ट थर्ड पे, एफ के लेफ्ट थर्ड पे जी है, तो इसका मतलब डेफिनेटली एफ यहाँ आएगा और उसके लेफ्ट 1 2 3 पे जी आ जाएगा, और कोई रास्ता बचा नहीं है। इसमें देखो एफ के लेफ्ट थर्ड पे, तो एफ यहाँ रखें, उसका लेफ्ट 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, जी। एफ अंदर देख रहा है तो एफ के बाईं तरफ तीसरे पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, एफ के लेफ्ट थर्ड पे। जो ए है ना वो एफ का पड़ोसी नहीं होने वाला भाई। एफ का पड़ोसी अगर ए नहीं होगा, देखो यहाँ पे ए एफ का पड़ोसी हो रहा, तो ये डायग्राम कैंसिल हो गया और वो डायग्राम देखो हमारा बिल्कुल सही है, ए यहाँ आ जाएगा, एफ का पड़ोसी नहीं है। अब जैसे एफ का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे एक नाम बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा ही था, लेकिन आप देखो कि छोटे में भी मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के साथ दिया कि आपका डायग्राम बनता जाएगा, लास्ट में आपका गलत हो जाएगा। तो ये आंसर जो आपका ये सामने आ चुका है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन को इमेजिन करना है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना। तो बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो आपको इसी तरह से अप्रोच करना, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया भाई कि सी के जस्ट लेफ्ट में कौन है। भाई सब लोग अंदर देख रहे हैं, सभी लोगों का चेहरा अंदर की तरफ है, सी के जस्ट लेफ्ट में। तो अगर तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा बायां हाथ यही तो होगा, तो सी के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, डी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, छोटा ही क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे जरा देखो इसमें क्या है, आगे क्या बोला गया बताइए कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट ऑपोजिट टू ए। भाई ए के ठीक विपरीत कौन आने वाला है, तो आप देखेंगे ए के ठीक ऑपोजिट कौन आएगा, एफ। पजल की सबसे खास बात यही होती है कि आपने एक बार डायग्राम बना लिया तो सारे आंसर्स आपके 100% आने वाले हैं। तो भाई ए के सामने कौन आएगा, एफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन एच एंड जी। भाई एच और जी के बीच में कितने लोग हैं जब उनको हम काउंट करते हैं, कब कैसे काउंट करते हैं, जी के लेफ्ट से। जी के लेफ्ट से काउंट करो तो जी का लेफ्ट यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जी के लेफ्ट से देखो जी और एच के बीच में कितने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही लोग आ रहे हैं, तो आंसर आएगा इसका 1। जी और एच के बीच में सिर्फ एक लोग आ रहे हैं, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर आपको सिंपल मिल जाते हैं भाई। आगे देखो जरा सा, चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। ये देखिए इसमें क्या बोला गया, उसी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि भाई अगर
ए से स्टार्ट करके इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग अगर सभी को लगाया जाए, ठीक है, तो ए को छोड़कर कितने लोग अपनी जगह पे कितने लोग की जगह चेंज हो जाएगी। मतलब क्या बोला गया, इफ ऑल द पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय देयर नेम, फ्रॉम कहां से भाई, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ए। चलो जरा ए से अरेंज करो, ये ए है, क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हो, घड़ी ऐसे चलती है ऐसे, तो ए के बाद देखो यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी और एच। ऐसा करने पे क्या पूछा गया आपसे कि आप मुझे बता दीजिए कि कितने लोगों की जगह जो होती है वो चेंज रहती है, हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड बोला गया एक्सेप्ट ए। मतलब अगर आप देखा जाए तो ऐसे करने पर, मतलब ए की तरफ से क्लॉकवाइज अगर मैं सभी लेटर्स को फिर से लिख दूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए के अलावा कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह पे अभी भी मौजूद हैं। तो आप देखोगे सी अपनी जगह पे मौजूद है, डी अपनी जगह पे मौजूद है, और कोई मौजूद है क्या, और कोई अपनी जगह पे मौजूद नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, दो ही ऐसे लेटर हैं जो अपनी जगह पे प्रॉपर मौजूद है। कौन कौन भाई, एक तो सी, एक तो डी। समझ में आ गया क्वेश्चन कितना आसान था, और आपने देखो उसको कितना अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और एक बार जब आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप नोटिस करोगे कितना आसानी से आप सारे आंसर्स दे पाओगे। लो भाई एक क्वेश्चन इसमें और आपको दिखाई दे रहा है, मुझे एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, जरा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, रुको इसको बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ऑफ एच। भाई इस बी की पोजीशन एच के रिस्पेक्ट में क्या, एच के ठीक सामने आ रहा, तो चाहे राइट फोर्थ बोल दो या लेफ्ट फोर्थ बोल दो या आमने सामने। ये देखो लेफ्ट फोर्थ बिल्कुल सही, राइट फोर्थ ये भी सही है, राइट से थर्ड नहीं हो सकता, राइट से फोर्थ होगा, तो पहला और दूसरा दोनों बन जाएगा। तो इसका आंसर ए और बी बोथ आएगा भाई। तो ए और बी ऑप्शन में कहां दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन, कि ए और बी दोनों आ जाएगा, राइट से चौथा या लेफ्ट से चौथा। अगर 8 लोगों में ना कोई आमने सामने होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि 8 लोगों में जब आमने सामने कोई होता है तो वो 4 राइट से भी हो जाता है और 4 लेफ्ट से भी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। आई विश आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका देखिएगा डायरेक्शन डिस्टेंस का, जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। जरा ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे बताइए, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो पीओ का पेपर जो होगा ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई फाई आएगा, प्रीलिम्स की बात है, मेंस थोड़ी दे रहा हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल लो हो जाएगा क्लर्क जैसे। तो ठीक ठाक क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपको। जो मैं मॉडल पेपर कराऊंगा उसको जरूर करिएगा। बीच बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी सेगमेंट उठाऊंगा, जैसे मैंने उठा लिए टॉप 20 सिलोगिज्म, टॉप 10 पजल्स, ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा, टॉप 10 ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको बहुत मजा आएगा, चीजें पढ़िएगा जरूर। क्या बोला गया, पॉइंट ई इज इन 15 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। मतलब जो ई है ना वो डी के, ई इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। तो देखो ना अगर बोला गया ई डी के 15 मीटर नॉर्थ में, तो मान लो अगर डी यहाँ है तो डी से 15 मीटर की डिस्टेंस पे कौन आ गया, ई आ गया, ठीक है। आगे देखो एफ जो है ना वो 20 मीटर नॉर्थ है सी के, कौन, एफ, सी के नॉर्थ में 20 मीटर पे। तो इसको अलग से बना लो कि सी के नॉर्थ में 20 मीटर पे कौन है, एफ है। इसको अलग से लिख लेते हैं ताकि जब मौका मिलेगा तो इसको अरेंज कर लेंगे। आगे बोला गया इसमें कि जो पॉइंट ए है, याद रखिएगा हमेशा इसमें सेकंड को बिठाते हैं। पॉइंट ए जो है वो 35 मीटर ईस्ट है एफ के, एफ के ईस्ट में 35 मीटर पे ए है। तो ये देखो ईस्ट में 35 मीटर पे कौन आ गया, ए आ गया। इसको मैंने अलग से लिख लिया। आगे देखो आगे क्या बोला गया, पी जो है वो 25 मीटर साउथ है ए के, कौन, पी। अब पी 25 मीटर साउथ है ए के, तो इसको मैं यहीं अगर इमेजिन कर लूँ तो ये देखो मान लिया 25 पे पी है, सॉरी ये आपका पी हो जाएगा, और ये 25 है ना, तो ये मान के चलो ये 20 और ये 5, ठीक है, ऐसे हो गया। आगे क्या बोला गया कि जो ई है, अब देखो ई कनेक्ट हो गया, वो पी के ईस्ट में कितना है भाई, 20 मीटर पे। तो पी के ईस्ट में 20 मीटर पे हो जाएगा। मतलब एक काम कर लें, ये चीज़ मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, सेम डायग्राम यहाँ बना लो आप ऐसे, सी के बाद ये मान लेते हैं सी के बाद ये मान लिया 20 पे, एफ हो गया, एफ से अगर मैं चलूँगा कितना 35, तो ए हो गया, और ए से 20 जाना तो ये कितना हो जाएगा 20,
35 जाना है, सॉरी 25 जाना है ना इसमें, तो 25 जाना है, 25, ठीक है ना, 25 ही है ना, हाँ। ये तो क्या 5 हो गया, यहाँ पे कौन आ गया P, और P से क्या बोला गया था लास्ट में, E जो है वो P के ईस्ट में, तो E जो है वो P के ईस्ट में 20 मीटर पे E आ चुका है। और जैसे ही E आया तो आप नोटिस करो फर्स्ट लाइन क्या था कि E D के 15 मीटर नॉर्थ में, E जो है वो D के 15 मीटर नॉर्थ में है, तो D यहाँ कहीं मान लेते हैं नीचे, जो D आएगा ये मान लो D आ गया, और D से 15 मीटर नॉर्थ में कौन आ गया E। तो ये क्वेश्चन तो पूरा हटा दो, इसको ये हटा दो, ठीक है भाई। जरा क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो। ई डी के ई जो है वो पॉइंट डी के नॉर्थ में उत्तर मीटर 15 मीटर, तो डी के नॉर्थ में ई आ गया 15 पे, ठीक है। एफ जो है वो 20 मीटर नॉर्थ है सी के, तो एफ सी के नॉर्थ में 20 मीटर पे है। ए जो है वो 35 मीटर ईस्ट है एफ के, तो 35 मीटर ईस्ट में ए आ गया। पी जो है वो 25 मीटर साउथ है ए के, पी ए के साउथ में 25 मीटर पे। ई जो है वो 20 मीटर ईस्ट है पी के, ई जो है वो पी के ईस्ट में 20 मीटर पे, और वो फर्स्ट लाइन भी इसमें अरेंज हो गई। तो क्वेश्चन आपका देखो आराम से बन चुका है। अब क्या पूछा गया कि पॉइंट जो पी है, ये देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ। तो याद रखना एफ के बारे में पूछा है कि जो एफ है वो पी के किस तरफ है, एफ पी के किस तरफ है भाई, एफ जो है वो पी के किस तरफ है। देखो पी से अगर एफ की बात बोलेगी, जो नाम पहला है उसी के बारे में बताना भाई। तो ये देखो पी से देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये क्या आ जाएगा, एफ जो है वो पी के नॉर्थ वेस्ट में, नोटिस करो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो एफ पी के नॉर्थ वेस्ट में। तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉर्थ वेस्ट। और ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। समझ में आई बात, ग्रेट। आसानी से डायग्राम बनेगा और क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। देखो जरा इससे कितने क्वेश्चन है भाई, और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, हाँ जी एक क्वेश्चन तो और दिखाई दे रहा है मुझे। क्या बोला गया इसमें कि 4 लोग एक जैसे हैं, 4 लोग इसमें एक जैसे हैं, कोई एक है जो इसमें बिल्कुल अलग है, और जो अलग है दैट इज योर आंसर। कोई एक जो है वो अलग है, और जो अलग है वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए जरा सा, सी और पी की बात करें, तो सी और पी की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ये देखो ऐसा है, तो सी और पी के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे सी और पी मतलब देखा जाए तो डायगोनल है, सी और पी जो है वो डायगोनल है, ठीक है। ए और ई की बात कर लें तो ए और ई भी देखो डायगोनल आ रहे हैं, ठीक है। ए और सी की बात करो जरा, तो ए और सी देखो ऑपोजिट डायगोनल है, ठीक है, समझना। पी और डी की बात करें, ये भी सेम डायगोनल आ रहे हैं। अच्छा एफ और ई की बात करें तो एफ और ई भी, मतलब कुल मिला जुला के अगर बात करें किसकी बेटा, ए और सी की, इसको छोड़ दें तो बाकी सारे कुछ इनका डायगोनल पोजीशन इस तरह से। लेकिन अगर ए और सी की बात करेंगे तो आप नोटिस करो ए और सी जस्ट ऑपोजिट आ रहे हैं, यानी कि बाकी सारे कहा जाए तो ये देखो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट वाला डायग्राम। लेकिन अगर ए से सी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से यहां पर साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जरा देख लो इसमें आगे क्या बोला गया कि अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया, अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया कि जो पॉइंट एक्स जो है वो 20 मीटर साउथ है सी के, एक्स जो है ना वो सी के 20 मीटर साउथ में, 20 मीटर बोला गया भाई, तो एकदम डी के सामने आ जाएगा। ये एक्स जो है देखो, ये आपको पता होगा डिस्टेंस, ये 5 है और ये पूरी 15 है, तो ये पूरा कितना मान लेते हैं 20, मतलब कि ये एक्स के ठीक, ये डी के सी ठीक सामने आ जाएगा। एक्स अगर सी के साउथ में 20 पर है तो एक्स के ठीक सामने डी आ जाएगा। तो क्या पूछा गया, एक्स और डी की टोटल डिस्टेंस बताओ, एक्स और डी की टोटल डिस्टेंस। तो आपको पता होगा ये पूरी डिस्टेंस कितनी, 35, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 35। 35 के बाद ये डिस्टेंस अगर 20 है तो ये डिस्टेंस भी 20 हो जाएगी। तो आप क्या करोगे 35 + 20, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 55 मीटर। 55 मीटर आंसर क्या आएगा इसका 55 मीटर। समझ में आई बात आपको, आंसर इज 55 मीटर। बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन से आपके आंसर्स बन के तैयार हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या भाई, यहां पर एक ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा जो नंबर सीरीज से आपको रिलेट करना है।
नंबर सीरीज से रिलेट करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपको देगा कि यहाँ पे 625, 427, 189, 258, 469 ये नंबर्स दे देंगे और इनसे तकरीबन 5 क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पूछा गया। क्या पूछा गया भाई बताओ? व्हाट इज, इसको बहुत ध्यान से करना क्योंकि सबसे ज्यादा गलती आप इसमें करते हो। आप यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती आप इसमें करते हो। क्या पूछा गया? व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर। मेरी बात सुनना, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से सेकेंड नंबर कौन सा है? 1 और 2 सेकेंड नंबर। इस सेकेंड नंबर का कौन सा डिजिट बेटा? थर्ड डिजिट, यानी कौन सा भाई? 7। यहां लिख लिया मैंने। क्या बोला कि आगे से दूसरा जो शब्द है उसका तीसरा नंबर, तो 7 आ गया। और एंड आगे क्या बोला गया? एंड सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट। तो राइट से जो सेकेंड थर्ड नंबर देखो 1 2 3 189, इसका सेकेंड डिजिट कौन आएगा? 8 आ जाएगा। डिजिट मतलब इनकी बात कर रहे हैं। तो राइट से तीसरा नंबर उसका सेकेंड डिजिट, तो यहां पे 8 आ जाएगा। अब इसका क्या पूछा गया? सम या डिफरेंस पूछा गया। व्हाट इज द सम? सम मतलब जोड़ दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को कैसे बोला गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी बोलेगी। उसने क्या बोला कि व्हाट इज द सम मतलब जोड़ना, ऑफ थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट को जोड़िए सेकेंड नंबर के बाएं छोर से। तो बाएं छोर से जो सेकेंड नंबर होगा 427 होगा, इसका थर्ड डिजिट कौन हो जाएगा? 7। सिमिलरली आगे बोलता है, तो हमने क्या किया? 7 लिख लिया। और उसके बाद बोलता है कि राइट से जो तीसरा डिजिट है, तीसरा नंबर है 1 2 3 यानी 189, इसका दूसरा डिजिट यानी कौन सा? 8, उसको लिख लीजिए और उनका सम कर दीजिए। तो आंसर आपका 15 आ गया। बहुत ही आसानी से आपको समझना था और ये वाले क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे जाते हैं एग्जाम में, भाई ध्यान रखिएगा। आगे देखो जरा सा इसमें। अब क्या बोला गया? जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ये ट्राई करो, जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, देखो कैसे आएगा, क्या आएगा। सिमिलरली बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे दिया गया है। क्या बोला गया? पढ़ो जरा, जो वो कहते हैं आपको उनको प्रॉपर फॉलो करना है। इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, किसकी बात कर गई? फर्स्ट और थर्ड अगर आपस में इंटरचेंज कर लें, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट नंबर। तो आपको ध्यान से सोचना है, अगर आपका पहला और तीसरा नंबर आपस में इंटरचेंज कर लें, कौन सा भाई? पहला और तीसरा। अब जरा सोचो, पहला और तीसरा जब आप इंटरचेंज करोगे तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लो 625 है, तो 625 में ये तीसरा नंबर ये पहला आपस में इंटरचेंज किया, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो आप नोटिस करो कि जो नंबर लास्ट में वो कहाँ जा रहा? फर्स्ट आ जा रहा। तो जो नंबर फर्स्ट पे आया वही डिसाइड करेगा बड़ा या छोटा। तो आप ऐसे कह सकते हैं शॉर्टकट में कि पूरा ना करके सिर्फ उनको करें भाई, जो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर वाला, यहाँ पे कहा गया कि सीरीज है, जिसके लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट दिया गया वही आके सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया ना, तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में बड़ा आपको एक 9 दिख रहा और यहाँ पे एक 9 दिख रहा, तो इन दोनों को चेंज कर लो। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 981 हो जाएगा और 964 हो जाएगा। अब आप नोटिस करो कि 964 और 981 में बड़ा कौन सा सबसे आ रहा? बाकी सब तो इतने बड़े नहीं होंगे ना, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 981। अब 981 किसका आंसर आया भाई? 189 का। तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे? 189। मतलब पहले वाले को आप चाहो तो पूरे वाले को कर लो, जैसे मैंने किया है, आप सबके साथ करो। जब आप करोगे तो आपको सबसे बड़ी संख्या यही दिखाई देगी। कॉमन सेंस लगाओ भाई, रीजनिंग है। जो लास्ट पे है वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट पे। अब जब 9 फर्स्ट पे आएगा और बीच वाला तो अपनी जगह पे ही रहेगा, तो 9 के बाद 8 और 8 के बाद 1 आएगा ना, तो 981 सबसे बड़ा नंबर बनेगा। और उसके बाद हमने इसको भी चेक कर लिया क्योंकि इसके भी लास्ट में क्या दिख रहा था? 9। तो देखो ना, 981 और 964 में सबसे बड़ा कौन सा है? ये अगर बोलता सेकंड हाईएस्ट नंबर तो आपका 964 आ जाता। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या बोला गया? सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये क्वेश्चन जरा संभालो, बिल्कुल उसी तरह से, उसी पैटर्न पे। इस क्वेश्चन को जरा संभालो आप लोग। क्या है? 625, 427, 189, 258 और 469 ये नंबर है आपके पास। सिमिलरली क्या बोला गया भाई? अगर इन अंकों को, ऑल द डिजिट वर्ड आ गया बेटा, ध्यान रखना, इन सभी डिजिट को असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे में अरेंज कर लें, वो भी लेफ्ट से राइट में, तो बताओ सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा आएगा? बड़े से छोटे में करो भाई, तो जाहिर सी बात है डिसेंडिंग में अगर जाएंगे तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे?
6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 2, इसको अरेंज करने पर यहाँ सबसे बड़ा 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, यहाँ 981 हो जाएगा, यहाँ 852 हो जाएगा और यहाँ पे 964 हो जाएगा। बड़े से छोटे में अरेंज किया तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द लोवेस्ट नंबर आफ्टर अरेंजमेंट। तो सबसे छोटी संख्या भाई कौन सी दिखाई दे रही, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो मेरे ख्याल से सबसे छोटी संख्या आपको समझ में आ गई होगी 652 ही है, बाकी सब उससे बड़ी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 652। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा वही आपके ऑप्शन में होगा। तो आंसर क्या होगा इसका 625 ओरिजिनल आंसर। 625 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। उसने बोला है कि आपको क्या करना है, अंकों को लेफ्ट से राइट, और याद रखना डिजिट बोलता है तो इनको आपस में करना है, अगर नंबर्स बोलता है तो पूरे को एक साथ लेके चलना है। समझ में आई बात? अगर बोलता है कि सारे नंबर्स को अरेंज करो बड़े से छोटे में, तो आपका नंबर देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, आप उस तरह से अरेंज करते। लेकिन यहाँ किसके बारे में बात की गई, डिजिट की, तो डिजिट को चेंज किया, सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा आ जाएगा 652। ऑप्शन में नहीं है, उसका ओरिजिनल वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल आंसर क्या है भाई 625। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं। आपको याद रखना छोटी छोटी बारीकियों पे काम करना है, बड़ी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, छोटे पे काम करो जरा। ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, गुणा करना है, थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड लोवेस्ट नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, और आपको खूब सारे नंबर देंगे आपको, ये खूब सारे मतलब खूब सारे। क्या बोला गया, व्हाट विल बी या व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर। उठाओ जरा, सेकंड लोवेस्ट नंबर कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर 189 है। सेकंड पे कौन आएगा इसके बाद में, तो 258 है, ठीक है। तो सेकंड लोवेस्ट नंबर है 258, ठीक है। ये दूसरा सबसे छोटा है, सेकंड लोवेस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट नंबर, ठीक है। अब आपका ये सेकंड लोवेस्ट जो आया है, इस सेकंड लोवेस्ट नंबर में क्या पूछा गया भाई, सेकंड लोवेस्ट नंबर का पहला डिजिट उठाओ जरा सा। तो फर्स्ट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, ये देखो फर्स्ट डिजिट हो गया 2, लिख लो इसको। आगे देखो इसमें क्या बोला गया है, एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर, मतलब इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। यहाँ पे सेकंड डिजिट जो बोला गया, इसने क्या बोला, एक बार पढ़ दो फिर से, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर। अच्छा भाई, थर्ड डिजिट बोला गया ना, मैंने आपको फर्स्ट कर दिया, थर्ड डिजिट क्या होगा 8 हो जाएगा। सेकंड लोवेस्ट नंबर ये है जिसका थर्ड डिजिट ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट कौन सा भाई, सबसे हाईएस्ट तो आपका 625 है, और उसके बाद कौन है 469। तो आप नोटिस करो 469 का अगर देखा जाए तो ये सेकंड हाईएस्ट है, ये आपका सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब इसका कौन सा डिजिट उठाना भाई, आपको बताना है इसका फर्स्ट वाला, तो ये उठा दिया हमने फर्स्ट वाला। उसने बोला था कि थर्ड डिजिट सेकंड हाईएस्ट का, ये थर्ड उठाया, और पहली डिजिट बोला गया है सेकंड हाईएस्ट का, मैंने थर्ड डिजिट सेकंड लोवेस्ट का उठाया और पहली डिजिट उठाऊंगा सेकंड हाईएस्ट का। तो सेकंड हाईएस्ट का पहली डिजिट क्या गया 4। इनका बेटा प्रोडक्शन क्या होगा, इनका अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट कितना होगा, तो जरा जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आएगा 32। आंसर इसका 32 आएगा। ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बस आपको ध्यान रखना है, तो थोड़ी सी बारीकियों पे काम करना, हल्की बारीकी पे काम करोगे तो आसानी के साथ चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है ना। आपको सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर 32 आ जाएगा। ये ट्राई कीजिए जरा, इस क्वेश्चन का ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा। अगर सभी के सभी जो नंबर्स हैं, इफ 2 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर, सभी नंबर, डिजिट नहीं बोला गया है, नंबर्स बोला गया, तो अगर ऐसा कर दें देन हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म आर ऑड नंबर्स, तो कितनी संख्याएं जो हैं वो विषम होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी संख्याओं में 2 माइनस करोगे, 625 में 2 माइनस करोगे तो 623 हो जाएगा, 427 में 2 माइनस करोगे 425 हो जाएगा,
189 में 2 माइनस करोगे 187 हो जाएगा। 258 में 2 माइनस करोगे 256 हो जाएगा। 469 में करोगे तो 467 हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि यदि 2 को घटा दो ईच नंबर में, प्रत्येक संख्या में अगर घटा दें तो क्या करेंगे, कितनी संख्याएं जो है विषम होंगी। तो जाहिर सी बात है जो विषम थी वो विषम रहेंगी। समझ में आई बात, जो सम थी वो सम रहेंगे। इसको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, आप डायरेक्टली गिन लेते तो भी आंसर आ जाता। लेकिन ठीक है, ये देखो ऑड है, नीचे भी ऑड था, ये ऑड है, नीचे भी विषम संख्या है, ये ऑड है, नीचे भी विषम है, ये इवन है सम संख्या, ये ऑड है। तो आप देखोगे 4 विषम संख्याएं बन के आ जा रही भाई। आप इसको नहीं भी करते तो भी आपका वही बात होती, क्योंकि 2 अगर माइनस करोगे तो ऑड है, तो अगर 7 है तो 5 ही होगा ना, लेकिन 8 है तो 6 होगा। जो इवन था वो इवन ही रहेगा, जो ऑड है वो ऑड ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया गया। तो आंसर क्या आएगा इसका, मोर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा ऐसी संख्याएं हैं जो क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसको तो बना के दिखाओ आप लोग मुझे, क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को बना के दो जरा, क्या बोला गया। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द नंबर, ये एक नंबर दिया गया ऊपर, बोला गया कि विच विल रिमेन एट द सेम पोजिशन व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक संख्या है, एक नंबर है जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। नंबर क्या है भाई, 645690328 ठीक है, ये संख्या है। क्या बोला गया, इनको अगर आप कैसे लिखिए भाई, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े में। लिखो जरा छोटे से बड़े में। अगर छोटे से बड़े में लिखेंगे तो क्या पूछा गया है कि कितने ऐसे लेटर हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर विच विल रिमेन द सेम पोजिशन। मतलब ठीक है, अगर इनको हम छोटे से बड़े में लिख दें, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में, अगर इनको लिख दें तो कितने ऐसे नंबर हैं जो अपनी पोजीशन पे अभी भी हैं। तो देखो अगर सबसे छोटा की बात करें तो इसमें 2 दिखाई दे रहा है, 2 के बाद एक ही 2 है तो 3 लिख दो, 3 हो गया। 3 के बाद एक ही 3 है तो 4 लिख दो, फिर उसके बाद 5 लिख दो, 5 के बाद 6 लिख दो। लेकिन आप नोटिस करोगे कि अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में अगर नंबर्स को लिखना है तो यहाँ पे एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, 0 से। 0 के बाद 2, ठीक है, 2 के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। अब ये गलती मत करना कि 2 0 लिख दे। अब आप कहोगे सर सभी डिजिट को करना था, ठीक है, ऑल द नंबर्स, मतलब सारे के सारे जो नंबर्स इसके दिए गए हैं उनको अपने आप में ही छोटे से बड़े में लिखना था। तो नंबर सीरीज में 2 से पहले 0 आता है, ठीक है ना। आप इसको 2 0 मत लिख दीजिएगा। तो 8 अपनी जगह पे आपको दिखाई दे रहा है और सिर्फ 8 ही एक ऐसा नंबर है जो अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। सिर्फ एक ऐसा नंबर है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अपनी पोजीशन पे अभी भी मौजूद है, अनचेंज्ड है बेटा, which will remain the same position when arranged in ascending order। अपनी जगह पे कितने ऐसे हैं जो प्रॉपर बने हुए हैं, तो हाँ इतने ही। समझ में आई बात आपको, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है, क्वेश्चन को जरा पढ़ो, ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, इसको बनाने की कोशिश करो जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और इस साल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बनाओ जरा इसको। कोई एक शब्द है, ठीक है, इनहेरिटेंस, इसके पहले, तीसरे, 5वें और 11वें, सोचो जरा। मैं एक शब्द लिख दे रहा हूं यहां पे, इनहेरिटेंस, यहां पे लिख दे रहा हूं इनहेरिटेंस, IN, ठीक है, HERITENC, इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका बेटा पहला, तीसरा, 5वां, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा 11 में बोला गया क्या, अच्छा C के बाद E भी है बेटा, C के बाद E भी है, यानी 11वां, पहला, तीसरा, 5वां और 11वां, ठीक है, 11वां हो गया ना। देखो ना, 1st, 3rd, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनसे मिलके अंग्रेजी के केवल एक अर्थपूर्ण शब्द अगर बनाना संभव है, मान लो अगर इनसे मिलके कोई एक शब्द बन रहा,
एक वर्ड बन रहा इंग्लिश का जो मीनिंगफुल है, तो भाई उसका लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या होगा? यानी अगर मैं इनको अलग से कर लूं, IHRE, ठीक है, IHRE, ठीक है। अब जरा यहां पे कर लो, इनसे अगर कोई एक शब्द बन के आता है, कोई एक शब्द बन के आता है, तो उस शब्द का लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या होगा? ठीक है, और अगर एक से ज्यादा शब्द बन सकते हैं तो आप आंसर Y दीजिए, और कोई भी शब्द नहीं बन रहा तो आपका आंसर Z हो जाएगा। मतलब पहले तो आप इनसे ट्राई करो कि क्या इंग्लिश के इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो आपने नोटिस करा होगा इसके इंग्लिश के जितने भी मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, आप अगर एक ही शब्द बनता है तो उस शब्द का या उस वर्ड का लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट से तीसरा पूछा गया, हाँ जी। और अगर एक से ज़्यादा वर्ड बनते हैं तो आपका आंसर Y हो जाएगा, और अगर एक भी नहीं बनता तो Z हो जाएगा। लेकिन एक भी तो ऐसा नहीं है कि ना बने, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। जैसे आप देखोगे हायर बन रहा है, HIRE, हायर बन रहा है बेटा, HIRE। एक तो मैंने ढूंढ दिया आपके सामने, आप बाकी ज़रा ढूंढो इसमें। और कोई शब्द बन सकता है क्या? ज़रा देखो, निकालो जरा, ढूंढो। मैं आपको दे रहा हूं टाइम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। हायर तो आपने निकाल दिया, अब दूसरा क्या रहा भाई? यहां पे थोड़ा इंग्लिश का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा बहुत है तो यहाँ कर सकते हो। अब यहाँ पे हायर तो बच्चों को मिल जाएगा, और उसका आंसर अगर वो देखे, एक शब्द मिला उनको हायर, अगर मान लो हायर मिला तो लेफ्ट से थर्ड R आ जाएगा, और ऑप्शन में R वो डेफिनेटली देंगे, ये मान के चलना। तो आपको ढूंढना तो पड़ेगा ये आंसर सही की गलत है। एक शब्द और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ढूंढा होगा, वो होता है बेटा H से शुरू होगा क्या? EIR। आपने ये शब्द सुना है कि नहीं सुना है? HEIR, ये वर्ड आपने सुना है कि नहीं सुना है? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए इसमें। ये वर्ड आपने सुना है कि नहीं सुना है? HEIR, ये एक ऐसा शब्द है, इसको हेयर कहते हैं, हेयर कहते हैं आप लोग मान के चलो। इसका मतलब बेटा वारिस होता है। आपने सुना होगा वारिस के बारे में, मेरी जायदाद का वारिस कौन है? वारिस कहते हैं इसको, हेयर, ठीक है। तो इस तरह से दो शब्द बन रहा है, तो अगर बोला गया कि एक से ज्यादा शब्द बनेंगे तो आपका आंसर Y आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश की कहानी है भाई, तो इसका आंसर R नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा Y, ठीक है। Y शुड बी द आंसर, और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। आई विश आपने सही करा होगा। समझ में आई बात आपको? चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आ चुका है आपका, दो ही शब्द बन के आ रहे हैं और कोई शब्द नहीं आएगा। जरा इसमें क्या बोला गया देखो जरा, नेट इसको कोशिश करो। ये 8 लोग हैं भाई, प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसा खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आपको बस बताना क्या है कि कौन किस सीक्वेंस में, कौन पहले खरीदता है, कौन बाद में करता है। जरा ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए। 8 लोगों को अरेंज कर लो, और अरेंज करने के बाद इसका आंसर दे दो आप लोग। चलिए मैं बताता हूं उसको। 8 है तो आप एक पहले का, एक कम का डायग्राम बनाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 है तो 7 का डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया? एट मोस्ट 2 पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर बी। मतलब क्या बोलता है भाई? एग्जामिनर ये बोल रहा कि अधिकतम, मैक्सिमम एफ से पहले 2 ही लोग जो हैं, मैक्सिमम 2 ही लोग एफ के पहले क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मतलब 2 तो कर सकते हैं, 2 से, मतलब कहानी समझना इस बात को। उसने क्या बोला कि एटमोस्ट यानी मैक्सिमम नंबर में कहा जाए तो 2 ही लोग जो ऐसे हैं वो एफ के पहले आएंगे। मतलब 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 1 हो सकता है। मैक्सिमम 2 बोला गया, मतलब 2 से ज्यादा होंगे ही नहीं, सबसे ज्यादा 1 होंगे। तो एफ के आगे केवल 2 होंगे या फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एटमोस्ट 2 पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर एफ, मतलब एफ के पहले 2 से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम 2 लोग ही क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? अपना खरीद सकते हैं। तो एफ के आगे अगर केवल मैक्सिमम 2 लोग हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं है, कम हो सकते हैं। तो एफ कहां पे आता दिखाई दे रहा है? यहां पे एक केस में। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ यहां आ जाए। तो एक केस और अगर मैं बना दूं इसका, एक केस यहीं बना दूं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और एफ को मैं कहां कर दूं? इसमें यहां कर दूं। ये देखो कि एफ के आगे मैक्सिमम 1 लोग होंगे, 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ठीक है ना।
ओनली 1% बाइंग बिटवीन डी एंड एफ। भाई डी और एफ के बीच में केवल एक लोग हैं, तो इस डायग्राम से डी तो यहाँ आने वाला है, एक छोड़ के डी यहाँ आएगा। इस डायग्राम से डी यहाँ भी आ सकता है, डी इस साइड पीछे भी जा सकता है, तो यहाँ डाउटफुल है, छोड़ दो। आगे क्या बोला गया, सी जो है वो जस्ट एच के पहले है, ठीक है, तो एच के जस्ट पहले कौन आएगा, सी आ जाएगा। समझ में आई बात। आगे देखो 1% इज बाइंग बिटवीन सी एंड डी। भाई सी और डी के बीच में एक लोग बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सी तो इधर आ नहीं सकता, तो एक छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही सी आया तो इसमें तो एच यहाँ आ जाएगा। यहाँ सब कुछ डाउट में चल रहा है, कैसे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर एफ यहाँ हुआ तो डी मैंने यहाँ कर दिया, सपोज अगर डी को मैं आगे रखता हूँ, डी को यहाँ कर दिया, तो फिर एग्जामिनर कहता है कि एक बंदा है डी और एफ के बीच में, यहाँ पे करने के बाद सी जो है वो एच के पहले और 1% बिटवीन सी एंड डी, तो डी और सी के बीच में एक लोग हो ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि भाई डी जो है इसमें पीछे होने वाला है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, एफ और डी के बीच में एक लोग हो गया, और उसके बाद बोलता है कि डी और सी के बीच में एक लोग हैं, तो यहाँ सी हो जाएगा, सी के बाद यहाँ एच हो जाएगा, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही चल रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, सी और डी के बीच में एक लोग हैं, ए जो है वो ई के जस्ट पहले, तो मुझे दो लगातार जगह चाहिए, ई के जस्ट पहले ए, ई के जस्ट पहले ए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ई के जस्ट पहले ए यहाँ आ जाएगा। इसमें देखो कोई जगह ही खाली नहीं, ई के पहले ए नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आ सकता, तो ये केस तो गलत हो गया, तो इसको पूरा हटा दो, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, बी जो है वो जी के पहले बाई करता है लेकिन ई के बाद। देखो ऐसे बोला गया कि बी जो है जी के पहले बी होगा लेकिन ई के बाद होगा, तो ई यहाँ दिख रहा तो यहाँ डेफिनेटली जी होगा, सॉरी नॉट जी इट इज़ बी, ठीक है, यहाँ पे बी आएगा, बी और यहाँ जी आ जाएगा। बी जो है वो जी के पहले बाई करता है, जो बी है वो जी के पहले बाई करता है लेकिन ई के बाद करता है। तो आप ये देखो इनकी जो इक्वेशन है वो पूरी सॉल्व हो चुकी है, क्वेश्चन डन हो चुका है। अब आपके बाद बोला गया डी के बाद कितने लोग अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, डी के बाद, तो डी के बाद देखा जाए तो 1 2 और 3 ही लोग तो हैं जो अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आंसर आएगा इसका क्या, 3। ऑप्शन इज 3 3 3, मोर देन 3 बोला गया, यहाँ पे 2 बोला गया, 1 बोला गया। हाउ मेनी पर्सनस आर बाइंग देयर प्रोडक्ट आफ्टर डी, डी के बाद कितने लोग आ रहे हैं भाई, तो डी के बाद 3 आ रहे हैं, ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज लगा दो ना फिर आराम से। सारी कंडीशन एक बार चेक कर लो, मैच हो रही क्या, एटमोस्ट 2% आर बाइंग प्रोडक्ट फॉर एफ, एफ के ऊपर मैक्सिमम 2 लोग हैं, ठीक है, ओनली 1% इज बाइंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में देखो एक लोग हैं। उसके बाद बोला सी जो है वो जस्ट एच के पहले है, तो एच के पहले जस्ट सी हो गया। 1% इज बाइंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक लोग हो गए, और ए जो है वो जस्ट पहले है ई के, तो ई के जस्ट पहले ए हो गया है यहाँ पर, ठीक है, और बी जो है वो जी के पहले, तो जी के पहले बी है, और यही बी किसके बाद है, ई के बाद है, बिल्कुल सही आंसर, नन ऑफ दीज लगा दो, ठीक है। सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही। डी के बाद क्या बोला गया, हाउ मेनी परसेंट डी के बाद हैं, जो कितना बोला गया, हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग देयर प्रोडक्ट आफ्टर डी बोला गया, तो डी के बाद ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें और क्वेश्चन क्या बोला गया भाई, कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग जस्ट आफ्टर जी, जी के जस्ट बाद कौन आएगा भाई, तो जी के जस्ट बाद कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही है, जी के जस्ट बाद सी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, आगे क्या बोला गया, इसमें अगला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, क्या बोला गया, अगर क्वेश्चन बोला गया यदि सभी जो पर्सन हैं इनको ए से स्टार्ट करके लेफ्ट से राइट अल्फाबेटिकली अरेंज करें, लेफ्ट से राइट कर लो पहले, तो ए के बाद यहाँ पे डेफिनेटली आएगा क्या, बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी और एच। तो कितने ऐसे पर्सन हैं जिनकी पोजीशन वही रहेगी जो है अभी, ठीक है, कितने ऐसे पर्सन हैं जिनकी पोजीशन वही रहेगी जो अभी करेंटली दिखाई दे रही है। तो देखो ए अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है आपको, ए अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है, ए के बाद देखो ध्यान से, तो एक हमको एच अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है, ए और एच अपनी जगह पे दिखाई दे रहे हैं भाई, तो इसका आंसर आएगा 2। 2 लोग हैं जिनकी पोजीशंस चेंज नहीं हुई हैं। अच्छा कुछ और बोला गया इसमें क्या, अच्छा ए को छोड़कर बोला गया, एक्सक्लूडिंग ए, तो फिर एक ही होगा, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा। अगर ए को छोड़ दें तो ए के बाद देखो बी अपनी जगह पे है नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई भी अपनी जगह पे नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, लेकिन एच अपनी जगह पे ही मौजूद है, तो फिर इसका आंसर क्या लगेगा, 1 आ जाएगा। आंसर इज 1। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ जाए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये पूरा हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग एग्जैक्टली बिटवीन डी और एफ। भाई डी और एफ के ठीक बीच में कौन आ रहा, तो डी और एफ के ठीक बीच में कौन आ रहा भाई, तो बी आ जाएगा, आंसर इज बी,
ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था और आसानी से कंपेयर बेस वाले क्वेश्चन के साथ आप काफी अच्छे स्कोर कर सकते थे। अगला जो मॉडल पेपर लाऊंगा थोड़ा सा और लेवल अच्छा करूंगा, और देखो एक पेपर में आपको एक्सपेक्टेड करवाऊंगा। ये तो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर मतलब क्या कि ऐसा पेपर हो सकता है। एक्सपेक्टेड पेपर मतलब पेपर कैसा आएगा इस बार, चांसेस कैसे बन रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल इंतजार बना के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, यहाँ पे क्या बोला गया था, वही क्वेश्चन इसका एक बार और है। ई और सी के बीच में कितने लोग हैं भाई, ई और सी के बीच में जरा देखो कि ई और सी के बीच में कितने, अगर ई यहाँ है सी यहाँ है तो बीच में देखो 1 2 3 और 4 लोग हैं। ई और सी के बीच में कितने लोग हैं भाई, 4। ई और सी के बीच में 4 बंदे हैं, बिल्कुल सही आंसर था यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। गॉट इट, बहुत अच्छे। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको अप्रोच यही रखनी क्वेश्चन में, ताकि आप गलत ना करो यार, गलती से बचोगे। रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप गलती नहीं कर सकते हो। मैथ्स में भी आपका थोड़ा डाउट रहता है, बाकी सेक्शन थोड़ा वीक रहते हैं, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा है जो सबका स्ट्रांग होता है और सबको लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में नंबर गलत कर देते हैं। ठीक है, कुछ इक्वेशन के साथ क्वेश्चन दिए गए, जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इन इक्वालिटी का क्वेश्चन है, असमानताएं। ठीक है, इन इक्वालिटी आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द एग्जैक्टली आंसर, आपको बताना क्या इसमें, जरा चेक कर लो। एक सबसे इंपॉर्टेंट गलती यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने में होती, इंस्ट्रक्शन पढ़ने में सबसे बड़ी गलती होती भाई, ध्यान रखना। आपको बताना क्या है कि कौन सा सही है, कौन सा इक्वेशन फॉलो कर रहा। कभी कभी एग्जामिनर आपसे डज नॉट फॉलो पूछ सकता है कि बताइए कौन सा गलत है, सही तो ठीक है लेकिन गलत कौन सा है, वहां पे आप फंस जाते हो। जरा देखो इसमें, देखो क्यू से एस की तरफ आप जा रहे हो, ये देखो Q से S की तरफ आप जा रहे हो, तो यहाँ पे 2 साइन आ रहा है, एक ग्रेटर इक्वल और एक इक्वल, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, ग्रेटर इक्वल को। तो यहाँ पे वो दिख रहा नहीं और यहाँ पे दिख रहा नहीं, लेकिन यहाँ पे ईदर और लग जाएगा, ईदर और प्रॉपर लग जाएगा, क्योंकि दोनों गलत हैं, उनके एलिमेंट सेम है और इनके साइन को अगर मर्ज करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये मर्ज करने पे ऐसा बन रहा, तो हमारे स्टेटमेंट में देखो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा। तो Q से S की तरफ जाते वक्त यही साइन आएगा, इसको प्रेफरेंस देंगे, यानी ये सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये केस किसके लिए जाएगा भाई, ईदर और के लिए जाएगा, ये केस ईदर और के लिए चला जाएगा। ठीक है, ईदर और का केस आपने पढ़ा होगा उम्मीद है। चलिए, तो ये तो आपने समझ लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, लेट्स सी। अब आपके सामने ये दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या आएगा। सिमिलरली वही कंसेप्ट, वही आपका पूरा प्रॉपर चलेगा। अब आपको इसमें J से Q की तरफ जाना है, तो जब J से Q की तरफ आप जाते हो तो आप क्या नोटिस करते हो, जब J से Q की तरफ जा रहे तो साइन क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, यहाँ दिख रहा मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा। सिमिलरली L से R अगर चले तो L से R हमको इतना ही जाना है, तो साइन क्या है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, साइन ऑपोजिट हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या आ जाएगा आंसर इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो। समझ में आई बात आपको, आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान है और आप आसानी से इसको करते चले चलेंगे। नेक्स्ट आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे आपको जाना है G से X की तरफ, यही दिख रहा है आपको, तो आपको 2 साइन दिख रहे हैं, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ दिख रहा सही है। O से M की तरफ अगर आप जाते हैं, O से M की तरफ, ये देखिए M तरफ गए, तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो प्रेफरेंस तो ग्रेटर को देंगे, सभी एक तरफ देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा मतलब ये भी बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा दोगे भाई, बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर कौन सा, ई वाला। गॉट इट। चलिए, बहुत आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको याद रखना कि काफ़ी क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन एक छोटी सी पजल है, इसको आप ध्यान से देखिए पहले कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच करेंगे इस पजल के लिए, क्या अप्रोच आप करेंगे इस पजल के लिए, ध्यान से देखिए। मैं इसका हिंदी भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये रहा इसका हिंदी वर्जन, आपको बस देखना है, क्वेश्चन को बना के शुरू करना है। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपके सामने। क्या बोला क्या गया इसमें कि टोटल क्वेश्चन में बोला गया 8 लोग हैं जो कि एक लीनियर रो में बैठे हैं, सबका चेहरा नॉर्थ में। ठीक है, यही चाहो तो आप बना दो कि 8 लोग हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सभी लोग एक लाइन में बैठे हैं, सबका चेहरा ऊपर की तरफ है, यानी सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में। तो भाई ये आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन का राइट, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा क्वेश्चन का लेफ्ट, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अच्छा, सबका क्या हुआ, कोविड टेस्ट होता है, कोविड-19 टेस्ट होता है। अब इसमें बताया गया 4 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए और बाकी जो लोग हैं वो क्या है, 4 नेगेटिव। तो ठीक है, 4 लोग कोविड में क्या पाए गए, पॉजिटिव, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 4 लोग जो हैं वो कैसे हैं भाई, नेगेटिव हैं। गॉट इट। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया, सेम रिजल्ट का मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, कहाँ से भाई, क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड U,
भाई पी और यू जो है उनमें के बीच में केवल दो लोग हैं, तो लिख लो ना भाई, पी और यू के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। और हु मतलब कौन, यू, यू मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है, तो इसके आगे ऐसे माइनस कर दो, यू क्या है इसमें, प्रॉपर नेगेटिव है। एस इज सेकेंड राइट ऑफ यू, भाई यू के राइट सेकेंड पे कौन आ गया, एस आ गया, ठीक है। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, इसमें क्या बोला गया कि आर जो है वो एस का पड़ोसी है, ठीक है, एस का पड़ोसी, इसको मैं अलग से मेंशन कर ले रहा हूँ, ये ठीक है, इसको हटा देते हैं। आर और एस एक साथ बैठे, ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया इसमें। आगे क्या बोला गया इसमें, ओनली 2 पर्सन बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो किसी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आर यहाँ होना चाहिए, और आर और डब्ल्यू के बीच में अगर दो लोग होंगे तो ये देखो दो हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा अभी 10 हो जा रहा है, इसका मतलब ये बात हो जाएगी कि आर जो होगा वो यहाँ हो जाएगा, और आर के बाद एक और दो छोड़ के यहाँ डब्ल्यू आ गया, तो गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल मिल चुका है आपका आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पी आएगा, उसके बाद दो छोड़ के यू आ जाएगा, यू के बाद जस्ट आर, फिर एस, एस के बाद एक छोड़ के कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात यहाँ पे। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यू जो है हमारा हमको पता चल गया कैसा है, नेगेटिव है, यू जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। आगे जरा पढ़ लीजिए, इसमें आगे क्या बोला गया था, पर्सन हु सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो आर पॉजिटिव, मतलब जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, जो भी बैठे हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव वाले आ गए भाई, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या आ गए, पॉजिटिव वाले आ गए, ठीक है ना। आगे बोला गया टी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ वी, टी जो है वो वी के लेफ्ट फोर्थ में है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वी यहाँ आएगा, वी के लेफ्ट 1 2 3 4 पे टी आ जाएगा, और जैसे ही टी आया आपके पास कितने लोग बच गए, एक ही लोग बचेंगे, जो बचे होंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बोला गया क्यू और एस जो है वो क्यू एंड एस हैव सेम रिजल्ट, अच्छा एक नाम इसमें क्यू बच गया, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया, अच्छा टी जो है वो फोर्थ लेफ्ट है वी के, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैव सेम रिजल्ट, यू के जो पड़ोसी हैं उनका सेम रिजल्ट है। सेम रिजल्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो ऊपर मेंशन किया गया था, ठीक है। सेम रिजल्ट का मतलब अगर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, मतलब या जाहिर सी बात है यू के पड़ोसी जो है इनका सेम रिजल्ट है, मतलब या तो ये पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, सेम होंगे। अच्छा आगे बोला गया क्यू और एस हैव द सेम रिजल्ट, क्यू और एस का भी रिजल्ट सेम है, ठीक है, और एस और पी हैव डिफरेंट रिजल्ट, एस और पी और डिफरेंट, मतलब अगर पी पॉजिटिव है तो एस नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एस नेगेटिव हो जाएगा तो एस और पी का जो बोला गया डिफरेंट रिजल्ट है ना, तो एस और पी का डिफरेंस रिजल्ट तो हो गया। अच्छा क्यू और एस का सेम रिजल्ट है भाई, तो एस अगर माइनस में है, नेगेटिव में है, तो क्यू किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो तेरा सा, मुझे पता चल गया है कि हमारे पास 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और ये 3 पॉजिटिव आ चुका है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो 2 यहाँ पे 5 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ पॉजिटिव करूंगा तो 5 हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो गए, और अगर ये नेगेटिव हो गए तो ये हो गया पॉजिटिव। जरा देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 पॉजिटिव और 1 2 3 4 नेगेटिव। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है तो बस आ जाइए जरा इसके क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कुछ पूछा गया, चेक कर लेते हैं जरा सा, इसमें क्या पूछा गया इसमें। अच्छा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आप आसानी से आंसर इसका दे सकते थे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये आ चुका है। समझ में आई बात आपको? चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे बोला गया, ये आपके सामने एक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है जिसको मैं लिख लेता हूँ। हैश का मतलब क्या है बेटा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। हैश का मतलब क्या है भाई, सन है बेटा, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, वाइफ, डॉलर मतलब हो जाएंगी वाइफ। और स्टार का मतलब सिस्टर है, स्टार का मतलब यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा। एट द रेट का मतलब ब्रदर हो जाएगा, एट द रेट का मतलब ब्रदर हो जाएगा। और एंड का मतलब फादर हो जाएगा, एंड का मतलब फादर हो जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। और ये डायरेक्टली कब लिखेंगे, जब ए से शुरू होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाइए। आपके सामने क्या बोला गया, अच्छा ये आपको ये इक्वेशन दिया गया, इस समीकरण के हिसाब से कौन सा सही है, तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए हैश, हैश का मतलब आपको पता है बेटा, तो ए बेटा है बी का, तो ऐसे बना देते हैं। बी का एक बेटा है जिसका नाम ए है, ठीक है। ए बेटा है बी का। बी डॉलर सी, यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या होगा, वाइफ। बी किसकी वाइफ है, सी की वाइफ है, तो सी इनका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। सी हस्बैंड हो जाएगा। सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब भाई, मतलब सी किसका भाई है, भाई डी का भाई है। डी का जेंडर अभी नहीं पता। डी एंड ई, एंड का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, फादर, मतलब डी किसके फादर हैं, ई के।
ये बन गया ई का जेंडर क्लियर नहीं, जरा चेक करो क्या ई सी की सिस्टर है? ई सी की सिस्टर नहीं है, गलत है। सी जो है वो ए की आंट है, तो ए की आंट नहीं, यहाँ पे फादर है, ये भी गलत है। जो डी है वो बी का ब्रदर इन लॉ है, तो डी बी का ब्रदर इन लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि बी के हस्बैंड का भाई, और अगर हस्बैंड का भाई बोला गया तो देवर ही होता है, ठीक है। और ए डी का बेटा है, गलत है, और ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल ऐसे ही तो अप्रोच करना है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी थोड़ा अलग रहेगी। अब इतने सारे क्वेश्चन आपको चेक करने तो आप बना तो नहीं सकते, तो इसकी एक ट्रिक समझना। ट्रिक आपने मेरे रेगुलर, अगर आपने बैच पढ़ा होगा मेरा ब्लड रिलेशन का, नहीं पढ़ा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन में क्या होगा कि आपके सामने मैंने इसके शॉर्टकट बताई थी कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया, आर एस की सिस्टर बहू है, तो अगर आर बहू है मतलब सबसे पहला काम चेक करो आर का जेंडर क्या है, तो आर फीमेल है, बहू है। जरा देखो आर सब जगह कहाँ कहाँ है, तो पहले वाले में आर यहाँ पे, दूसरे में यहाँ पे, तीसरे पे यहाँ पे, चौथे पे यहाँ पे, और क्या इनमें आर सब जगह फीमेल है? जरा चेक करो। आर के बाद स्टार है, स्टार का मतलब सिस्टर है, फीमेल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला गया आर एंड का मतलब क्या हो गया? फादर है, तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगी, गलत, क्योंकि आर को फीमेल रखना है और यहाँ पे फादर आ रहा, आर यहाँ भी फादर आएगा, कैंसिल। आर डॉलर, डॉलर मतलब क्या भाई? वाइफ है। तो यहां पर ये दो ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं, बस इनमें से कोई एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा देखना आर किसकी बहू है? एस की, तो आर से एस तक का रिलेशन चेक करना है। आपको बता दें, आप जीरो मतलब रखते हो अपने जनरेशन को, आपसे एक जनरेशन ऊपर आएंगे तो पापा मम्मी, आपसे दो जनरेशन ऊपर जाएंगे तो दादा दादी, ये मैंने बताया था आपको। आपसे एक जनरेशन नीचे जाएंगे तो आपका बेटा या बेटी, और दो जनरेशन नीचे जाएंगे तो आप उनके ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस कुछ मत करो। अगर बहू बोला गया है तो बहू किस जनरेशन में होगी? अगर आपकी बहू होगी तो डेफिनेटली आपसे एक जनरेशन नीचे होगी ना, तो आपका आंसर किस में चाहिए भाई? -1 में चाहिए। क्या यहाँ -1 में दिख रहा? देखो जरा, तो स्टार, देखो आर से जाना, पूरा मत चेक करना। स्टार का मतलब क्या दिया गया? सिस्टर, सिस्टर मतलब 0, @ का मतलब क्या दिया गया भाई? 0, हैश का मतलब क्या दिया गया? सन, सन मतलब बेटा मतलब -1, और स्टार का मतलब सिस्टर दिया गया मतलब 0। तो इनका रिजल्ट क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर हो सकता है। जरा एक बार इसको चेक कर लो। आर से यू की तरफ चलना है क्या? नहीं, आर से एस की तरफ चलना है, आर से एस की तरफ। तो यहाँ पे डॉलर है, डॉलर मतलब क्या दिख रहा है भाई आपको? डॉलर मतलब वाइफ दिख रहा, मतलब 0, वाइफ सेम जनरेशन में होगी। @ का मतलब क्या दिख रहा है? भाई, और @ का मतलब अगर भाई होगा तो सेम जनरेशन में, और हैश का मतलब क्या होगा? सन, और हैश का मतलब अगर सन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जनरेशन नीचे होगा, तो इसका भी रिजल्ट कितना आ रहा? -1 आ रहा। अब चूंकि दोनों का रिजल्ट -1 में आ रहा है और हमको -1 में चाहिए, तो यार थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करने जाते हैं तो किसी एक को चेक कर लीजिए। चलिए मैं नीचे ही चेक कर लेता हूँ, नीचे से चेक करूंगा। तो आर यहाँ पे एस की बहू है, तो आर डॉलर टी, तो डॉलर मतलब आपको पता होगा क्या दिया गया भाई? डॉलर मतलब वाइफ। आर किसकी वाइफ है? टी की वाइफ है, तो टी उनका क्या हो जाएगा? हस्बैंड। टी @p, @ का मतलब भाई, टी भाई है किसका? पी का, ठीक है। पी हैश एस, हैश का मतलब सन, पी बेटा है किसका? एस का। ये देखो पी एस का बेटा हो गया और खत्म हो गया। तो एस की बहू तो होंगी डेफिनेटली, क्योंकि ये देखो इनके 2 बेटे हो गए, एक बेटे की बहन आर हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, आप इसमें चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका गलत होने का रीजन भी ये है कि ऑप्शन में नन इज ट्रू दिया गया, नन ऑफ दीज नहीं दिया गया। आप चेक भी कर लो अगर आपको लगता है। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी बेटा। अगर आप इसको चेक करते हो तो आप कैसे चेक करोगे? यहाँ पे देखो जरा सा, आर से कहाँ की तरफ जा रहे हैं आप लोग? आर से जाना है हमको कहाँ पे? एस की तरफ। ये देखो आर स्टार टी मतलब आर सिस्टर है किसकी? टी की। टी @p, @ का मतलब क्या होगा भाई? टी भाई है किसका? पी का। पी हैश यू, हैश का मतलब क्या हो जाएगा? सन। पी बेटा है किसका भाई? यू का। और अगर पी यू का बेटा हो गया और यू स्टार एस मतलब यू सिस्टर होंगे एस की, तो ये एस की बहू कहीं से नहीं लग रही। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो पहले तो आप शॉर्टकट से जा सकते हो, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि फंसता है, और अगर फंसेगा भी तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर आप फंस गए तो आप कोशिश करें ऊपर से ना नीचे से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो नीचे से देखो किया, पहला ही सॉल्व हो गया, ठीक है। आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये होगा, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच इसकी हो सकती है, कैसे अप्रोच से किया जाएगा इसको, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए। लड़कियों की एक पंक्ति में नित्या और सुगन्या की पोजीशन राइट और लेफ्ट से दी गई है, ठीक है। अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं। जब ऐसा होता है, सुगन्या की पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, ठीक है, और लेफ्ट से 18th हो जाएगी इन लोग की पोजीशंस। तो लाइन में कितनी लड़कियां? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये लाइन है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इस लाइन में आपको क्या बोला गया कि नित्या और सुगंध्या कम से कम राइट से 9th, नित्या जो है राइट से 9th पर है,
ये नित्या है और सुगन्या लेफ्ट से 10 पे, सुगन्या 10 पे, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी, मतलब ये उठ के यहाँ चली गई और ये उठ के यहाँ आ गई। जब ऐसा हुआ तो क्या होता है कि नित्या और सुगन्या क्रमशः राइट से 17, नित्या राइट से कितने पे आ गई 17 पे, ये कौन आ गई नित्या आ गई, और सुगंधा जो है वो कितनी हो गई लेफ्ट से 18, यहाँ सुगंधा आ गई भाई, तो उसकी पोजीशन लेफ्ट से 18 आ गई, तो टोटल क्या होगा जरा सोचो। यहाँ पे नित्या थी तो राइट से 9 थी, अब यहाँ सुगंधा आ गई तो वो भी तो राइट से 9 पे मानी जाएगी ना। अगर सुगंधा राइट से 9 है तो ऐसे मान लो सुगंधा की राइट से पोजीशन 9 है और इसी सुगंधा की लेफ्ट से पोजीशन 18 है, तो किसी एक की दोनों तरफ से पोजीशन दी जाए तो इनको जोड़ के -1 कर दो, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका 26, यानी लाइन में कितने लोग हैं भाई 26, तो या तो इन दोनों को जोड़ के -1 कर दो या तो इन दोनों को जोड़ के -1 कर दो, क्योंकि यहाँ पे नित्या जब आई है, यहाँ सुगंधा जब थी तो लेफ्ट से 10 पे थी, अब नित्या है तो वो भी लेफ्ट से 10 पे, तो नित्या की 10 और 17 27 हो जाएगा, -1 करेंगे 26, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। बिल्कुल यही लॉजिक आपको लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस होकर करिएगा, और मैं इसके और भी सेट पेपर्स लेके आऊँगा जिसमें लेवल थोड़ा सा अप भी होगा डाउन भी होगा, तो रेगुलर इसको वॉच करिएगा। चलने से पहले अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाएंगे हम लोग, और मेंस तक पूरा पढ़ाएंगे आपके इंटरव्यू तक। शेयर ज़रूर करना सेशन को, क्योंकि अब सब कुछ फ्री होने वाला है, और यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सब कुछ फ्री पढ़ाएगा, बिल्कुल शुरू से पढ़ाएगा लास्ट तक पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिएगा इस सेशन में और कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।